29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा कर लेंगे। हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके कार्यकारी अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उन्हीं के पार्टी के महासचिव हैं, पार्टी की बातों को रखते हैं। दादा, 3 साल आप लोग पूरा करने जा रहे हैं, आपकी सरकार पूरा करने जा रही है। कोई 3 अचीवमेंट आपको याद हो जो जिसके नाम पे आप लोग सत्ता में आए? देखिए 3 साल में तो कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला जो प्रवासी मजदूरों को अपने घर वापस लाना था, ये बहुत बड़ा चुनौती था। और जो लोग कहते थे कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ में बैठाएंगे, उसको हम लोगों ने करके दिखाया। हम लोगों ने देश के विभिन्न प्रांतों से, चाहे वो लेह लद्दाख हो, अंडमान हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, वहाँ से लोगों को एयरलिफ्ट भी करवाया। साथ साथ लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मुहैया कराया। जो तमाम चीज़ें यहाँ अटकी हुई पड़ी हुई थी, अनुबंध यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा कलंक था पिछले रघुवर सरकार के समय का। उस कलंक को हम लोगों ने धोने का काम किया। पारा टीचरों का जो समायोजन हुआ सहायक शिक्षक के तौर पे, वो एक बहुत लंबा आंदोलन का अंत हुआ। उसके साथ जो पुलिस परिवार के लोगों के बीच में जो असंतोष था सीपीएल को लेकर, उसको लागू किया गया। साथ साथ जेपीएससी को एक साथ करवा कर 250 दिनों के अंदर में फल प्रकाशित करके नौकरी देना, विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के द्वार खोलना, लोगों के सरना धर्म कोड को जनसंख्या में शामिल करने पर जोर देने के लिए प्रस्ताव पारित करना, यहाँ के खतियान आधारित जो स्थानीयता है उसको परिभाषित करना, ओबीसी आरक्षण, ये तमाम कुछ, ये 3 मुद्दे नहीं हैं, ये कई ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोगों ने करने का प्रयास किया। कुछ में कुछ कानूनी पेच भी आई, उसको भी पार करने का जो प्रयास किया जा रहा है। जो लोगों के यहाँ पर जो वन अधिकार कानून है, उस पर जिस प्रकार के संशोधन की बात कही गई, उसके खिलाफ राज्य सरकार के द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया। ये तमाम चीज़ों को आप यदि देखेंगे तो कार्यकाल का समय तो बहुत कम रहा 3 वर्षों में, क्योंकि कोरोना महामारी में पूरा विश्व लगभग 2 साल तक ठहर गया था। लेकिन उसके बाद भी जो समय मिला उसमें संघर्ष हर तरह से करना पड़ा। हम कई तरह के षड्यंत्र का भी शिकार हुए, उस षड्यंत्र को भी पार करना पड़ा, और भी तरह तरह की चुनौतियाँ आती गई, हम सबको पार किए। आप बताइए ना, 3 साल में 5-5 उपचुनाव किसी राज्य सरकार में। चलिए 2 उपचुनाव तो सहज समझा जा सकता है कि वहाँ के निर्वाचित जो बुजुर्ग जनप्रतिनिधिगण थे उनकी मृत्यु के कारण हुई। एक उपचुनाव तो मुख्यमंत्री जी का 2 सीट से 1 सीट को चुनना था, उस पर हुई। लेकिन बाद की जो 2 चुनावें हुई, वो न्याय व्यवस्था का जिस प्रकार से सामने रूप आया, हम उस पर कोई कमेंट सीधा नहीं कर सकते। लेकिन विडंबना होगा कि इसको सोचना पड़ेगा। लोकतंत्र में यदि इस प्रकार की चीज़ें घटेंगी तो आगे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी करना मुश्किल हो जाएगा, लोगों की बात उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस पे तो हम लोग बातचीत करेंगे अलग से, जिस तरीके से जो जजमेंट आया या फिर जो आंदोलन में शामिल थे। अगर फिलहाल आप ममता देवी से प्रकरण से जुड़ा हुआ बात को याद दिला रहे हैं, लेकिन आप ही के सरकार के समर्थित एक विधायक हैं, भाकपा माले के हैं, विनोद सिंह, वो बोल रहे हैं कि सरकार जो है 3 कदम भी नहीं चल पाई 3 साल में। खास करके युवाओं के हित को देखा जाए, रोजगार, सरकारी नौकरी को लेकर के जिस तरीके से आप लोगों ने दावा किया था, उस पे 3 कदम भी आप लोग नहीं चल पाए हैं। पहले ही वर्ष में 5 लाख नौकरी देना था, अब तक नियुक्ति नीति भी नहीं है। नियुक्ति नीति एक बनी भी तो वो हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। आप लाख बोलते रहिए, कोरोना को एक सुरक्षा कवच बना ली हैं सरकार को लेकर के। जब भी कुछ होता है आप लोग बोलते हैं कि कोरोना था, ये तो कोरोना तो एक तरीके से सुरक्षा कवच जैसा हो गया है महागठबंधन के साथ। नहीं, कोरोना को हम लोगों ने कभी भी बहाना नहीं बनाया, हमने कोरोना को भी अवसर के रूप में बदला। उस वक्त चाहे आप देखे होंगे जो हमारी कई योजनाएं शुरू हुई, पोटो हो, खेल योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, उसके बाद में आपको जो सखी, जो हम लोगों का जो
फूलो झानो आशीर्वाद योजना, ये तमाम चीज़ों को हम लोगों ने अवसर के तौर पे लाया और उससे लोग लाभान्वित हुए। हम लोगों ने उस काल में भी कई तरह के चीज़ों से लोगों को ढकने का काम किया, उसको आच्छादित करने का काम किया। ये तमाम चीज़ें हैं। इसलिए हाँ, विनोद जी चूँकि भाकपा माले के विधायक है, हमारे मुद्दों पर हमारे साथ है, लेकिन उनकी अपनी समझ भी है, उस दल की अपनी समझ है, उस दल की अपनी आकलन है और उनके अपने जो आंदोलन के मुद्दे हैं वो अलग हैं। हम उनसे पूरी तरह वैचारिक तौर पर तो सहमत नहीं हो सकते, इसलिए उन आलोचना वो करना चाहे तो करने को वैचारिक तौर पे सहमति नहीं है, इसीलिए तो अलग अलग पार्टी है। लेकिन एक विचार की जो पार्टियां हैं, एक जो मन मिजाज मिलता जुलता है और जिसका समर्थन भी है, वो लोग भी आप पे सवाल खड़ा कर रहा है कि भाई यूथ के नाम पे तो जीरो है, एक भी नौकरियां नहीं दे पाए आप लोग। 5 लाख नौकरियां देने की बात थी, आप लोगों ने 3 साल में कितनी नौकरियां दी हैं? कोई डाटा है आपके पास? मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोगों ने लगभग 30,000 लोगों को समायोजित किया है सरकारी नियोजन में। ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है और वो 3 कदम की बात नहीं है। 3 कदम में कैसे कदमों को रोका जा रहा है, इन बातों को भी तो सोचना पड़ेगा सबको। उन कदमों को अब रुक ना पाए, इसलिए अब हम लोग और भी उसको कानूनी तौर पे और मजबूती के साथ आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं और हमको लगता है कि आप देखेंगे कि 2023 बहुत सुनहरा होने वाला है, खासकर नवयुवकों के लिए। ये तो बात अब मुख्यमंत्री लगातार 2021 में बोले कि नियुक्ति वर्ष इस वर्ष को माना जाए, फिर उस नियुक्ति वर्ष को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो पा रही ना। ये जो 30,000 का जो आप डाटा दे रहे हैं, वो अगर मुख्यमंत्री की बातों को अगर आप खुद याद कर रहे होंगे कि पहले वर्ष में 5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, तो इस तरीके से अगर आप अगर इन चीज़ों को जोड़ करके देखिएगा तो डाटा आपका बहुत ही नगण्य साबित होता है। नहीं देखिए, तब तो आप उसका तुलनात्मक एक अध्ययन भी कीजिए ना। 2014 से यदि 2 करोड़ का मिले तो 2022 तक तो 16 करोड़ को नौकरी हो जाना चाहिए था। तो भाजपा के प्रवक्ता से बात हो नहीं रही है और भाजपा की सरकार भी नहीं है। सवाल तो भाजपा कर रही है ना, इसलिए भाजपा के पास सवाल अब युवा करने लगे हैं। आपको याद होगा कि विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र कुछ दिन पहले जिसका समापन हुआ, युवा सड़क पे आ गए। मुख्यमंत्री को बाकायदा सदन में बैठे बैठे एक प्रतिनिधि मंडल भेजना पड़ा युवाओं से संवाद के लिए। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि सरकार सिर्फ बीजेपी सवाल कर रही है? युवा सवाल कर रहे हैं। इसीलिए तो हम संवेदनशील हैं ना। हम जो युवाओं की जो बातें हैं उसको हम संज्ञान में ले रहे हैं, उस पर कंसर्न जता रहे हैं कि हम भी आपके तरह चिंतित हैं, लेकिन हमें काम करने तो दिया जाए। हमें काम करने देने में जो परेशानी आ रही है, केवल नियुक्ति सरकारी चिट्ठी नहीं है, उसके लिए संसाधन चाहिए। 136 करोड़ रुपए हम पाते हैं, जीएसटी से हमें झेलना पड़ रहा है, हमारे रेवेन्यू लॉसेस हैं। तो ये तमाम चीज़ें, क्योंकि उस पर भी तो हमको संसाधन के बिना केवल एक किसी को चिट्ठी दे देने से तो नहीं होगा। आप देखे होंगे 2019 में जो दिसंबर माह का जो नवंबर और दिसंबर माह का जो सरकारी कर्मचारियों का जो तनख्वाह आया था वो 20 तारीख के बाद आया था, लेकिन हम लोगों ने दिसंबर से जो जनवरी से पहला तनख्वाह हुआ वो 1 जनवरी को होता है। तो हम अपने सीमित संसाधनों को किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, इसको भी देखने की जरूरत है। जो बड़ी बात बोल रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है कि आप नौकरी दे सकें, जो पैसा मिलना भी चाहिए था केंद्र से वो नहीं मिल पा रहा, आप ऐसा बोल रहे हैं। हम ये बात इसको हम बहाना नहीं बना रहे, हम उस पर भी नौकरी देने को तैयार हैं, लेकिन नौकरी देने के लिए जो कानूनी अड़चनें आ जा रही है, हम उस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हम लोगों ने नियुक्ति नीति बनाई, उस पर लोग हाई कोर्ट चल गए। क्यों आप ऐसी नीति बनाते हैं जो संविधान सम्मत नहीं है? आपको अगर चुना गया है तो आप उस बुद्धि विवेक का काम तो लेंगे उससे। आप कुछ भी अगर नीति बनाएंगे तो चैलेंज तो कोई भी करेगा। आप बाद में कुछ भी बोलते रहिए कि भाई बिहार का लोग था कि यूपी का लोग था, लेकिन अगर संविधान से विपरीत जाकर के कोई नीतियां बनेगी तो उसको तो चैलेंज किया जाएगा। नहीं, चैलेंज हुआ, उस पर सरकार का हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, उसका डिसीजन आया, सब ठीक है। इसलिए तो हम कह रहे हैं, इसलिए तो हम कंसर्न हैं कि हम अब ऐसा चीज़ लाने जा रहे हैं जो संवैधानिक तौर पे अप्रूव्ड होगा
इसलिए हम लोगों ने कहा कि 9th शेड्यूल को इसमें शामिल करो। हम लोगों ने कहा कि इसको कहीं ना कहीं संवैधानिक कवच प्रदान करो। ये तमाम चीज़ें हम आज के दिन में सोच रहे हैं। आप खतियान आधारित स्थानीय नीति और जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उस पर बात कर रहे हैं। उस पर भी बात करूँ, उसके साथ साथ नियुक्ति भी जुड़ी हुई है, क्योंकि खतियान आधारित जो स्थानीयता है उसके साथ में नियुक्ति का तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए है, उसमें वो संशोधन जोड़ा गया था सदन में। जी, तो वो उसके साथ संबंधित है। इसलिए हम लोग उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमको लगता है कि बहुत जल्द हम लोग सफल होंगे। जिस भाजपा के ऊपर आरोप आप लगा रहे थे कि भाजपा सवाल करती है, भाजपा का भी एक सवाल है। भाजपा सवाल ये कर रही है कि भाई राज्य में खतियानी नीति तो अभी बनी नहीं है, ये झूठ मूठ का एक ढकोसला हेमंत सोरेन जी लेकर के आए हैं और यात्रा कर रहे हैं, जोहार यात्रा। इसका क्या मतलब है, बगैर खतियान का यात्रा, इसका मतलब क्या है? तो जाके गांव में इस बात को पूछे ना भारतीय जनता पार्टी, उनका स्वागत करेंगे लोग किस प्रकार से। एक भी गांव टोला घुस पा रहा है क्या कोई? बोलिए तो गांव में जाके सभा करके दिखाए, पंचायत में जाकर बैठ के दिखाए, सारा हेकड़ी समझा देगी जनता जो खतियानी लोग हैं। लेकिन सच क्या है आपको तो मालूम है? सच भाजपा को मालूम है। सच क्या है? खतियानी नीति है आज के डेट में? तो सदन में बोला गया कि अभी कोई नीति नहीं है, अभी भेजा गया है सिर्फ प्रस्ताव पास करके। संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया अमित मंडल के सवाल पर। जब वो अप्रूव हो जाएगा तभी तो कानून बनेगा, अभी तो प्रस्ताव पास हुआ है। ये तो बीजेपी बोल रही है कि तो जब तक अप्रूवल नहीं है तो ये जोहार यात्रा के पॉलिटिकल परसेप्शन के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कहाँ कोई पॉलिटिकल, हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की, जो हम लोगों ने काम किया, लोगों ने हमें जिस प्रकार से सराहा, लोगों के बीच में खुशियाँ मनी, उसके लिए मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। उसके पहले सरकारी कार्यक्रम था, सरकार आपके द्वार गई थी, लोगों के आवेदन प्राप्त किए, उसका निष्पादन हुआ। अरे 5 साल रघुवर सरकार के राज करने के बाद, स्थिर सरकार बोलने के बाद कि 14 सालों में कुछ नहीं हुआ, वही 5 साल उन्होंने राज किया। उस पर कोई एक बार में 65 लाख आवेदन आता है जिसका निष्पादन सरकार को करना पड़े। तो उस सरकार के सामने जो सवाल थे वो सवाल कहाँ कौन हो गए? वही तो सवाल के लिए हम लोग जनता के पास जा रहे हैं। अच्छा, ये अभी आप कुछ बोले कि हम लोग फिर से आशीर्वाद यात्रा भी करेंगे। ये जोहार यात्रा को ही आप आशीर्वाद यात्रा बोल रहे हैं कि कोई और एक पार्टी प्लान कर रही है? नहीं, यही आशीर्वाद यात्रा है, यही जोहार आशीर्वाद, खतियानी जोहार आशीर्वाद यात्रा है और ये यात्रा चलेगी। ये जो बात आपने कही कुछ देर पहले इंटरव्यू में कि 2023 जो होगा वो युवाओं के लिए जो है मौका देने वाला वर्ष होगा, तो ये मुख्यमंत्री जी ने आपसे कही है कि भाई 2023 में हम लोग युवाओं के लिए नौकरी देंगे, जो वायदा किया है वो निभाएंगे, या फिर ऐसे ही आप बोल रहे हैं? ये मुख्यमंत्री जी का संकल्प है जो पूरा होकर रहेगा। नौकरी दे देंगे आप लोग? निश्चित देंगे, नहीं तो फिर हिसाब भी देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 3 साल पे ही ज़्यादातर बातें आप रख रहे थे, उपलब्धियां गिना रहे थे, लेकिन एक जो बात है जिस पे आप बार बार बल दे रहे थे कि जो भी उपचुनाव हुए हैं झारखंड में अभी हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद, वो आप लोग जीते हैं, और उसको आप इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि चुनावी जीत को इस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि वो सारे सवालों का जवाब है। तब तो फिर आप लोगों को भी कोई सवाल नहीं करना चाहिए मोदी जी से, बीजेपी से? देखिए, बीजेपी तो उपचुनाव हारती है। जब चुनाव की बात है तो उपचुनाव और चुनाव, इसमें अगर देखा जाए तो मोदी जी भी चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी गुजरात जीते हैं तो हिमाचल भी हारे हैं, दिल्ली भी हारे हैं। उनकी हार नहीं, उनकी ही जीत है। नहीं, सवाल यह है कि क्या चुनावी जीत सारे जन समस्याओं का, सवालों का जवाब है? आप उसको इस तरीके से देख रहे हैं? महागठबंधन ऐसे देखती है कि हम कुछ काम करें या नहीं करें, चुनाव जीत रहे हैं इसका मतलब है जनता का समर्थन है, तो बगैर काम किए हुए भी चुनाव में जाएंगे? नहीं, हम कब इस बात को कहते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है कि सरकार पूरी तरह से फेल है, ये चुनाव के बाद सरकार पलट जाएगी, तब हम इस बात को कहते हैं। अन्यथा हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चुनौती है, उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए हमारा साथ दें। रघुवर दास को क्यों ललकार रहे हैं कि रामगढ़ में जो होने वाला अब उपचुनाव होगा वहाँ पे रघुवर दास उम्मीदवार के तौर पे आए, ऐसी चाहत क्यों है आप लोगों की? देखिए, आप याद कीजिए 2001 में जब बाबूलाल जी पहला बार मुख्यमंत्री 2000 में बने तो रामगढ़ में उपचुनाव हुआ था। बाबूलाल जी वहीं से चुनाव जीत कर आए थे
और आज जो पार्टी के नेता है वो तो राजनवार से तो इस्तीफा देने से रहे, क्योंकि दोबारा चुन कर आएंगे नहीं। तो अब बच गया उनके पास एक ही स्टार कैंपेनर, जो हर बार सरकार गिराने की बात करते हुए रघुवर जी। तो बेहतर है रघुवर जी आ जाए, तो जो 28,000 था वो 56,000 हो जाए, क्योंकि 56 हमें भी बहुत पसंद है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुप्रियो भट्टाचार्य जी को आप सुन रहे थे, सरकार के 3 साल की उपलब्धियों को ये गिना रहे थे और ये दावा कर रहे हैं कि जो भी युवा आज के डेट में निराश हैं वो निराश नहीं हों, क्योंकि आने वाला जो वर्ष है 2023 उनके लिए सुनहरा होगा। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www